बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब आप जनता में कार्यक्रम करते हैं तो मैंने जैसा कहा कि वो दरवाज़ा खटखटाना, खोलना, देखना, झांकना, ताकना करते रहना पड़ता है और उसमें बहुत सारे लोग आपकी मन माफिक विषयों पर बोलना चाहते भी है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, बहुत लोग उन मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहते। ऐसी 3 सहेलियां मिली तो खैर कोई बात नहीं, माहौल के यहाँ का तो यही रंग है, जो जहाँ जैसे मिलता है मैं वैसे उससे बात करता रहता हूँ। आपका नाम क्या? राकेश कुमार सिंह। कहाँ से? यहाँ बिहार से। तो अक्सर कॉफ़ी हाउस आते हैं कि नहीं, अभी आए हुए हैं आज। यहाँ रहते हैं कि बिहार रहते हैं? बिहार रहते हैं। ओहो, बिहार का नतीजा आपके मन मुताबिक आया या आपने सोचा कुछ और था, आया कुछ और? देखिए, मन मुताबिक तो नतीजा नहीं आया, क्योंकि एक जो 10 साल से सरकार है उसके प्रति आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, वह नाखुश है और नाराज भी है। लेकिन ये जो उम्मीदें थी बिहार में कि परिवर्तन होगा, वह उस अनुकूल परिवर्तन नहीं आया। लेकिन बिहार जो है अब बदलाव के मूड में है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार बदलाव की तरफ जाएगा। अरे अभी तो 30 सीटें, कितनी सीटें? 30 एनडीए की आई? जी बिल्कुल आई है, लेकिन वह 30 सीट जो अभी दिखाई दे रहा है, इसका परिणाम जो है विधानसभा में आपको बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा। जब 12 नीतीश कुमार जीत गए तो कैसे हम माने बीजेपी के बराबर लोकसभा सीट? नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बिहार में समाप्त हो चुकी है। तो कैसे मिले उनको इतने सीट? देखिए, सीट मिला नहीं है। सीट मिलने का बहुत कारण हो सकता है। अस्थायी मुद्दा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, उम्मीदवार का चयन होना नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को जो है अब जो है उनका ये अंतिम दौर है, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। उनका यह जो है 2025 के बाद बिहार में नीतीश कुमार का अस्तित्व और उनकी पार्टी का खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ईवीएम पर क्या राय है आपकी? देखिए, ईवीएम की विश्वसनीयता जो है सवाल उठता है, और जो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। वोट ऑफ परसेंटेज जो एक मूव दिखाई देता है, इसमें ईवीएम संदेह पैदा करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन अगर हमारे पूरे विश्व में जब हमारा मोबाइल हम रखे हुए हैं, आईफोन है, इसके डाटा सुरक्षित नहीं है, रक्षा मंत्रालय हो चाहे देश का कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसको कभी ना कभी हैंग हो सकता है, तो क्या ईवीएम हैंग नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग का गिरता स्तर देखने के बाद विश्वास नहीं है इस ईवीएम के ऊपर पर आम आदमी को। ये राजनीतिक मुद्दा है और विपक्षी पार्टी, सारे पार्टी जब तक इसके विरोध नहीं करेंगे, विरोध तो कर ही रहे हैं जम के, विरोध करने से नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बड़ा संघर्ष की जरूरत है हिंदुस्तान में, और ईवीएम की विश्वसनीयता नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव आयोग को कोई नहीं जानता था। टीएन सेशन जब आए तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को भी पूरा देश देखा है, और आज के दौर के चुनाव आयोग को भी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ न कोई विश्वसनीयता नहीं है। राम भरोसे हिंदू होटल वाली बात है। चुनाव आयोग पर जीत गए तो भगवान की कृपा, हार गए तो चुनाव आयोग की कृपा। एक बात बताइए, जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। वो दिख भी रहा था कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आएगी, और करीब करीब अगर आप देखें तो सीटें थोड़ी सी कम रह गई। हालांकि वहाँ भी ये कहा गया कि बाद में मतगणना के टाइम लेट और ये सब, ये आरोप तो हमेशा से लगते हैं। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है चुनाव हो रहे थे, शाम को हल्ला हुआ कि कोई और जीत गया, रात को हल्ला हुआ कोई और जीत गया। लोगों ने कहा अरे बैलेट पेपर इधर उधर कर दिया गया और जीता। तब तो बैलेट पेपर का ज़माना था। आप भी बैलेट पेपर का ज़माना देखे थे। मैंने अपनी आंखों से 25-25 एक एक आदमी को 25-25 वोट बैलेट पेपर के ज़माने में मारते देखा है, जिसका जहां डोमिनेंस रहता था।
हालांकि दूसरे लोग कहते हैं कि वहाँ 25 वोट आप देखते थे, ईवीएम में तो 25,000 वोट इधर का उधर 1 मिनट में हो जाए, जो लोग कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बैलेट पेपर पर वापस जाने का जो बात जो लोग करते हैं वो वापस वैसे ही बैलगाड़ी के दौर में वापस भेजने वाली बात होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवीएम जो है, हमारा जो उस समय स्थिति था, हम लोग वोट किए हुए हैं, तो अगर बहुत बड़ा अभी मरते थे कई वोट ने। जी बिल्कुल, उस समय की स्थिति थी कि आप 2-4-150 वोट इधर उधर हो जा सकता था, लेकिन आज जो है एक एक आदमी 100 मारना ना, ऐसा कभी भी नहीं था। ईवीएम मशीन में एक देखिए, ईवीएम मशीन जो है वो उसका 3 पार्ट है, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेटिंग यूनिट और तीसरा वीवीपैट। जब आप जाते हैं मतदान केंद्र में घुसते हैं, पहले आपको स्याही लगाई जाती है, आपका पहचान पत्र से वेरिफिकेशन होता है, फिर आप कंट्रोल यूनिट के पास जब पहुंचते हैं तो वो वहाँ बैठा मतदान कर्मी आपको इशारा करता है, जब वो आपको सिग्नल देता है कि अब आप करिए, तब आप बैलेटिंग यूनिट पर नीली बटन दबाते हैं, आपका वोट पड़ता है। फिर 7 सेकंड के लिए जिसको आपने वोट दिया है वो उस मशीन में आपको दिखाई देता है और वीवीपैट भी निकल जाता है उसमें मतदान का। अब सारी लोगों का वीवीपैट उससे मिलान होना तो बड़ा मुश्किल काम है। चुनाव आयोग ने कहा ये तो न जाने कितने दिन तक गिनती होते रह जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो बात आप कह रहे हैं अब कहने वाले ये कहते हैं कि उसकी मेमोरी में सेटिंग की जा सकती है। जब ईवीएम में कैंडिडेट का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, ये सब सेट हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं सेट हो सकता? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कंट्रोल यूनिट चुनाव आयोग का एक कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करता तो है। मैं ये कह रहा था, एक ईवीएम मशीन दिन भर में 2000 वोट डाल पाती, तो वो उस हिसाब से करीब करीब 60-70 1 मिनट में 1 वोट का एवरेज आता है। तो उसमें कैसे, मतलब मैं मोटे तौर पे बात कह रहा हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। देश में सबसे ज़्यादा जो है करप्ट सिस्टम जो है वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसको हम कभी भी करप्ट कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। विश्व में अमेरिका है, पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े देश हैं जो इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत आगे हैं, आज उस ईवीएम पर विश्वास को वहाँ चुनाव कराना बंद कर दिए। हमारे हिंदुस्तान में होता है तो बूथ कैप्चरिंग की संभावनाएं 2% होती थी, लेकिन यहाँ जो है ईवीएम को कंट्रोल करना तो आप एक पार्टी के पक्ष में करा सकते हैं ना। बिल्कुल। आप भी मानते हैं ऐसा कुछ? नहीं सर, हम ऐसा नहीं मानते बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ इस समय। लेकिन ये जो कुछ गलत फहमियाँ लोगों को ईवीएम को लेके है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। बिल्कुल, मैंने भी वोट डाला और मैंने बड़ी गहराई से मतलब इस चीज़ को नोट किया कि ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं कि ईवीएम खराब है। आपका पढ़ाई लिखाई क्या? सर मैं 12th पास हूँ। यार हम लॉ किए हैं, एमए किए हैं, हमको समझे नहीं आ रहा है कि ये सही है कि गलत। आप 12वीं तक मेरे कैसे 12वीं की पढ़ाई के बाद आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ये सही? अरे इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसके सब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारी आपकी क्या वो है कि हम बता दें ये सही है कि गलत है? अभी ये जो चर्चा उठती है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये विपक्ष जो चर्चा करता है, ये सवाल जो लगातार उठा रहा है कि ईवीएम में हेरा फेरी की गुंजाइश है, इसको खत्म करो, इस पर आप क्या सोचते हैं? सर ये जो भी कह रहे हैं, जो भी चर्चा हो रही है, ये गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है सरासर। अगर सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है तो वो सभी की सहमति से ही पॉलिसी आई होगी। ये बात सही है। ऐसे तो पॉलिसी आई नहीं। ये बात सही है। जब विकास हो रहा है देश में, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी विकास कर रहे हैं सबको साथ लेके, तो अब लोगों को थोड़ा सा अपोजिशन को भड़क होने लगी है इस बात की, क्योंकि देश में तरक्की हो रही है। हरियाणा में हुई तरक्की की नहीं मनोहर लाल खट्टर के जमाने में? बिल्कुल तरक्की हुई सर। एक गरीब आदमी को आयुष्मान भारत का पूर्ण लाभ मिल रहा है, मकान बनाने के लिए उसको गरीब आदमी को योजनाएं मिल रही है, गरीब आदमी को पेंशन मिल रही है, हर चीज से खुशहाल है हरियाणा में लोग। तो फिर ये कांग्रेस कैसे जीत गई? है सर, कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे मिल गई आधे हाथ के? सीट देखिए, वो थोड़ा सा एक बेरोजगारी का मुद्दा सामने है, क्योंकि हरियाणा में सबसे जरूरी है रोजगार। हरियाणा हर राज्य में जरूरी है,
हरियाणा का नौजवान जो हो घी दूध खा के बेचारा सुबह मेहनत करता है, तो ये जो अग्निवीर वगैरह जो आई है या पुलिस फोर्स की भर्तियां कम हो गई हैं, इसको लेके जो है ना युवाओं में बहुत ज्यादा एक उत्पीड़न है, बहुत ज्यादा। इसी साल चुनाव होने 3 महीने बाद क्या लग रहा है? चुनाव देखिए, रोजगार पे सोचना पड़ेगा। अब रोजगार अब हमारे खरकोदा के अंदर इतना बड़ा उद्योग बनने जा रहा है मारुति का। सबसे पहले तो इसमें ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दे सरकार, और डायरेक्टली वहाँ पे एम्प्लॉइज को चाहे उसको 20,000 रुपये सैलरी मिले, वो ठेकेदार के अधीन ना करे, उसको पेंशन भी ना मिले, लेकिन उसको रोजगार तो ठीक तरीके से मिलना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। अब दिल्ली के जितने संस्थान हैं, इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देके कॉन्ट्रैक्टर शोषण कर रहा है। इनको सरकार ने अपने बिल्कुल गहन ध्यान में लाना होगा कि ऐसी एजेंसियों को बिल्कुल ख़त्म करें, और जो बच्चे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रेगुलर होना चाहिए, कि वो रेगुलर उनको हटाया ना जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हटते ही फिर 1 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड करता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए नौजवान बिल्कुल जो है अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने चुनाव के प्रभारी अभी से नियुक्त कर दिए, क्योंकि इन राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होना है, महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी के लिए चिंता की बात है। आपको क्या लगता है 4 महीने बाद जो चुनाव होगा उसमें हरियाणा में बीजेपी कमजोर स्थिति में है पहले के मुकाबले? कमजोर स्थिति में नहीं है सर, बीजेपी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। क्योंकि अब दिल्ली के अंदर हम दिल्ली में रहते हैं तो देखिए पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी की इतनी किल्लत हो रही है, जबकि हरियाणा की तरफ से तो पानी दिल्ली में छोड़ा जाता है। ऐसा भी नहीं है, वहाँ हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार थी, तो क्यों नहीं यहाँ के जो सरकार। हम हरियाणा पूछ रहे हैं कि दिल्ली पूछ रहे हैं आपसे? आपने हरियाणा के बारे में पूछा सर। तो हरियाणा चुनाव में आपको क्या लग रहा है? हरियाणा चुनाव बढ़िया तरीके से होगा सर, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार आएगी। लोग विकास की तरफ देख रहे हैं, और अब जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आया है दिल्ली। देखिए, एक बात तो है कि ये जो अभी संसद का सत्र शुरू होगा पहला, सरकार पर जो परिणाम आए हैं उसका असर देखने को मिल सकता है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जुलाई में जो बजट आएगा उसमें टैक्स रेट कम करने के बारे में विचार किया जा रहा है, इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है, तो कुछ इस तरह के फैसले किए जाएंगे। दूसरी बात है, विपक्ष ने भी घेरेबंदी की है कि अग्निवीर योजना, नीट एग्जाम और ये ईवीएम पर, माने शुरुआती ही संसद के सत्र में विपक्ष का ये हमलावर रूप इन मुद्दों को देखते हुए मिलेगा, और जब से सत्र शुरू होना है उसके पहले ही से इसके लिए एक तरह से माहौल बनना भी शुरू हो गया। थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं।